हेलो स्टूडेंट, कैसे चल रही है पढ़ाई। अब तक मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के 8 लेक्चर आपको दिया, शायद आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर मैंने आज 9th वीडियो एमसीक्यू का बनाया। मैं डॉक्टर जे शाह आपको कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके बताऊंगा, उसके आंसर सहित बताऊंगा। पहले आप बोर्ड में लिखे एमसीक्यू को पॉज करके पढ़ लीजिए, उसके बाद एक एक करके आंसर लेते हैं विद डिटेल डिस्कशन। आई होप कि आपने पॉज करके देख लिया और आंसर पहले निकाल लीजिए। खुद आंसर निकालिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। चलिए आंसर निकालिए, पहले अपना आंसर निकालिए। निकाल लिया आपने आंसर। अब चलिए एमसीक्यू फर्स्ट लेते हैं। पहला, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर डैश इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपको मालूम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए मल्टीपल चॉइस में आंसर है आपका 11, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, 12, 13, नन ऑफ दिस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 11th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बात का है। 11th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन करेंसी या रेट में के रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है, गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। तो ये आंसर आपका सही है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ही आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। अब सेकंड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस इन्वेस्टमेंट आर डिवाइडेड इनटू। एएस मतलब अब आंसर बता दिया, तो एएस 13 ले लीजिए। एएस 13 के अनुसार जो इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटीज है, वो जो डिवाइड किया गया वो कौन कौन सा है? आंसर है ए, करेंट एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, बी, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 6, फिक्स पीरियड एंड अनसर्टेन पीरियड सिक्योरिटीज। आप आंसर सोच लिए होंगे। इसका आंसर है एएस 13 के अनुसार सिक्योरिटी यानी इन्वेस्टमेंट को करेंट एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आंसर है ए, जबकि फर्स्ट का आंसर था सी, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अब थर्ड क्वेश्चन, डैश इज द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज मींस इन्वेस्टमेंट एग्रीड बिटवीन द सेलर एंड परचेसर। इसका मतलब होता है सेलर और बायर के बीच में जो सिक्योरिटीज का एग्रीड प्राइस होता है, वो प्राइस कौन सा कहलाता है? बायर और सेलर के बीच में जो प्राइस तय होता है वो कौन सा प्राइस कहलाता है? आंसर है मार्केट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, फेयर वैल्यू। ये नन ऑफ दीज शॉर्ट में लिखा गया है क्योंकि बोर्ड का लिमिटेशन है, इसलिए नन ऑफ दीज है। मार्केट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, फेयर वैल्यू, नन ऑफ दीज। तो आंसर यहां पे आएगा फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ही बायर और सेलर के बीच में वैल्यू जो तय होता है, प्राइस जो तय किया जाता है, उसको फेयर वैल्यू बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 4, डैश इज द प्राइस मेंशन ऑन द पेपर ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब इन्वेस्टमेंट की जो पेपर होती है
उसके जो वैल्यू होती है, जो प्राइस होती है, वो प्राइस या वैल्यू क्या कहलाता है? आंसर है ए मार्केट वैल्यू, बी नेट एसेट वैल्यू, सी फेस वैल्यू, डी शॉर्ट में नन ऑफ दिस। इन चारों में जो सुटेबल आंसर है, जो आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, ये है फेस वैल्यू। तो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का आंसर निकाल लिया। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट एमसीक्यू 5th to 9। पहले आप उसको पॉज करके पढ़ लेके आंसर निकाल लीजिएगा, फिर हम उसके आंसर डिस्कस करते हैं। अब एमसीक्यूज नंबर 4, at the price the buyer and seller deals in the open market। क्वेश्चन का मतलब है कि ओपन मार्केट में बायर और सेलर जो डील करते हैं उस प्राइस को क्या कहते हैं? मल्टीपल चॉइस आंसर है ए मार्केट वैल्यू, बी नेट एसेट वैल्यू, सी फेयर वैल्यू, डी नन ऑफ दिस। देखिए यहां पे साफ साफ इंडिकेशन है मार्केट, ओपन मार्केट, तो मार्केट वैल्यू होगा। इंडिकेशन है आंसर, आंसर इंडिकेशन है यहाँ पे मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन लेते हैं। एक्चुअल परचेस प्राइस, एक फॉर्मूला है दिखाया है, एक्चुअल परचेस प्राइस इज इक्वल टू परचेस प्राइस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेस माइनस सेलर्स शेयर ऑफ इंटरेस्ट। The above formula is for dash actual purchase price। ये जो फॉर्मूला है किसका है? ये जो फॉर्मूला है ऊपर में दिया है वो किसका है? आंसर है कम इंटरेस्ट, ए वाला आंसर, बी है एक्स इंटरेस्ट, सी है बोथ मतलब एक्स और कम, डी है नन ऑफ दिस। पहली बात नेगेटिव वे से सोचिए, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला हो नहीं सकता। मैंने जैसे डिफरेंट वीडियोस में बताया कि एक्चुअल परचेस प्राइस में अगर सेलर्स इंटरेस्ट माइनस होता है तो कम इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है तो उसको अलग करना पड़ता है। तो आंसर होगा आपका ए कम इंटरेस्ट। 7th लेते हैं, वो भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है आपको बताना है। एक्चुअल सेल प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस सेलर्स शेयर ऑफ इंटरेस्ट। आपको पहले बताया था सेलिंग प्राइस निकालते समय सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, तो यहाँ पे माइनस है, चलिए यहाँ सही है, माइनस सेलर्स शेयर ऑफ इंटरेस्ट। ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया हूं मैंने कि जब आपका सेलर्स शेयर ऑफ इंटरेस्ट माइनस हो जाता है तो वो फॉर्मूला आपका कम इंटरेस्ट का होता है। तो ये जो फॉर्मूला है एक्चुअल सेल प्राइस का कम इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 8, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज डैश टू इंटरेस्ट अकाउंट। डैश के बारे में सोचना है कि यहां कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। ए डेबिटेड, बी credited, C both, D none of this। यहां पे both हो नहीं सकता, none of these हो नहीं सकता। अब बचा ये दोनों A और B। तो A और B यहां पे देखिए ओपनिंग बैलेंस एक सिंपल कंसेप्ट का बात है। तो ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है वो इंटरेस्ट अकाउंट जो इनकम वाला इंटरेस्ट है उसमें डेबिट होगा, राइट। अब इस वीडियो का अब देखिए 9th प्रॉब्लम लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज डैश टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहां भी इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड सुटेबल होगा उसको आपको सोचना है। यहां ओपनिंग बैलेंस था, यहां क्लोजिंग बैलेंस है। यहां भी वैसे ही आंसर जो सी दिया बोथ वो नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता। अब बचा 2
डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। ओपनिंग बैलेंस जब डेबिट हो गया तो नेचुरली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट आपका क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। टेंथ एमसीक्यू, फिक्स नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट। जो फिक्स नेचर का इन्वेस्टमेंट है वो किस प्राइस पर वैल्यू किया जाता है उसके बारे में आपका एमसीक्यू है। ए मार्केट प्राइस, बी कॉस्ट प्राइस, सी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज मोर, डी नन ऑफ दिस। यानी मार्केट प्राइस पर वैल्यू किया जाता है या कॉस्ट प्राइस पर, या मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस में से जो कम हो उस पर वैल्यू किया जाता है, या इसमें से कोई भी नहीं। आपको मालूम है फिक्स नेचर का जो भी एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसको कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू करते हैं। तो इसका सही आंसर है कॉस्ट प्राइस, बी कॉस्ट प्राइस। अब एमसीक्यू नंबर 11, द रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड इज नॉट फिक्स ऑन डैश। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड जिसमें फिक्स नहीं रहता है। 4 ऑप्शन है, ए डिवेंचर, बी गवर्नमेंट बॉन्ड, सी प्रेफरेंस शेयर्स, डी इक्विटी शेयर्स। देखिए आपका डिवेंचर के साथ रेट रहता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। बॉन्ड्स के साथ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। प्रेफरेंस शेयर्स के भी सामने देखिएगा रेट रहता है, तो इसके भी एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। डिवेंचर में भी होता है, बॉन्ड्स में भी होता है, प्रेफरेंस शेयर में भी होता है। यहाँ पूछा नॉट, तो ये आपका डी आंसर इक्विटी शेयर, ये सही आंसर है डी इक्विटी शेयर। ठीक, अब तक 11 एमसीक्यू हो गए। अब 12th एमसीक्यू, इंटरेस्ट और डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन डैश ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब इंटरेस्ट या डिविडेंड किस वैल्यू पर, इन्वेस्टमेंट की किस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए मार्केट प्राइस, दूसरा ऑप्शन बी एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल परचेस प्राइस, सी एक्चुअल सेल प्राइस, डी फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, एक्चुअल परचेस प्राइस चेंज होते रहता है, एक्चुअल सेल्स प्राइस चेंज होते रहता है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होता। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। डी इसका सही आंसर है, आंसर नंबर डी फेस वैल्यू। तो यहां फेस वैल्यू आएगा। अब एमसीक्यू नंबर 13, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रीटेड एज करंट एसेट। ट्रीटेड एज करंट एसेट, ध्यान दीजिएगा, ट्रीटेड एज करंट एसेट इज ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जो इन्वेस्टमेंट जिसको करंट एसेट के रूप में लिया गया है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज मोर, बी कॉस्ट प्राइस, सी मार्केट प्राइस बी है और सी कॉस्ट प्राइस, डी है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। याद रखिएगा करंट एसेट के रूप में बोला गया है। कोई भी करंट एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो भी कम हो उस पर वैल्यू किया जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो करंट एसेट के रूप में अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन के लिए पूछ रहा है, तो उसके लिए सही आंसर डी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो इस तरह एमसीक्यू आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, बुक में देख लीजिएगा। मैक्सिमम एमसीक्यू मैंने इस चैप्टर का, इन्वेस्टमेंट चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। अब पूरे इन्वेस्टमेंट का इस तरह से चैप्टर के मैक्सिमम मेन पार्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो वंस मोर, थैंक यू।